हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, घटना चक्र 2 सीरीज इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु उसका सेट नंबर 7 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर इसको जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए घटना चक्र का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, घटना चक्र 2 सीरीज करके, उसका सेट नंबर हम लोग 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक में मैथ के प्रश्न हैं। 36 से लेकर के 105 तक कंटिन्यू जो है जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। और 105 से लेकर के 150 तक में जो है रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न है कि मई 2022 में कौन हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी निर्वाचित हुए हैं। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो आपका जॉन ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन ली जो हैं अभी हाल ही में अगले मुख्य कार्यकारी निर्वाचित हुए हैं हांगकांग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में, यहाँ पर देखिएगा, मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर देखिएगा सही कथन इसमें से चुन करके आपको आंसर में बताना है। आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किसके द्वारा किया गया है, तो ये जारी किया गया IEP के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों में इस सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 12वां है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही दिया गया है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। VVI क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दीपिका पादुकोण को जो है UAE के दुबई में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जो है दीपिका पादुकोण, इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और उनको जो है यह अवार्ड उनकी एक संस्था है लिव लव लाफ फाउंडेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ लिव लव लाफ, ठीक है, ये फाउंडेशन इनका लिव लव लाफ फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको इस प्रयास के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंग्रेजी में इसको कहेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 3 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देखिए 19 मार्च 2022 को 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर शुरू किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य संकल्पना के अनुरूप युवाओं को रोजगार संपन्न बनाना है, यानी कि रोजगार के लिए उनको सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में एशियाई जूनियर और कैडेट तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया कहाँ पर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन किया गया है वो आपका आयोजन किया जाएगा तो ये भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, यहाँ पर देखिएगा पुस्तक का नाम है कि सनराइज ओवर, यहाँ ओवर लिख दीजिए, ओवर, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने, सलमान खुर्शीद हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 से 20 जनवरी 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW अभ्यास सी ड्रैगन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये सी ड्रैगन है फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो किया गया था गुआम तट पर किया गया था। कहाँ पर? गुआम तट पर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध अभ्यास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है जो कि US नेवी के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें जो क्वाड के कंट्री हैं, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में याद रखना है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA है। इसके अतिरिक्त कनाडा और दक्षिण कोरिया के नौसेनाओं ने भी इसमें भाग लिया था। क्वाड के तो थे ही, इसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया के नौसेनाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अच्छा सबसे पहले आप बताइए कि बिहार विधान परिषद के कौन है अभी अध्यक्ष, सभापति कौन है? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ विधानसभा है तो अवध बिहारी चौधरी हो जाएगा राइट आंसर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है यह किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने, ठीक है, दीप नारायण सिंह ने, रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा महादेव लाल सराफ का नाम दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो देखिए यह जो है भारतीय मानक समय रेखा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह आपका झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि काराकटकगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काराकटगढ़ जलप्रपात जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह कैमूर में स्थित है, ठीक है, कैमूर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक आंसर बताइए, तेलहर, यहाँ मैं लिखता हूँ तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पर है, किस जिला में है? चलिए अभी मैंने आपको कराया भी था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि कितने ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में बिहार का स्थान कितना है? तो फ्रेंड्स बिहार का स्थान जो है यह कौन सा है बताइएगा। राज्यों के क्रम में पूछा गया है, तो राज्यों के क्रम में इसका स्थान जो है यह आपका 12वां हो जाएगा। और अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को, तो समग्र रूप से बिहार का स्थान 13वां होगा, लेकिन राज्यों में 12वां है। उसके बाद देखिए बिहार में निम्न पुरापाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह अवशेष जो है यह कहाँ से? मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 51 नंबर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद आते थे? तो बिहार में 3 महाजनपद आते थे। कौन कौन से? तो एक मगध हो गया, एक वज्जी हो गया और तीसरा अंग महाजनपद हो गया, ठीक है। मगध, वज्जी और अंग महाजनपद। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार राज्य में बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये कैमूर में होता है। कहाँ पर होता है? कैमूर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, तो उत्तक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। चोल राजवंश का अंतिम शासक जो था ये कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये राजेंद्र चोल तृतीय था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजधानी इनकी तंजौर हुआ करती थी। उसके बाद देखिएगा कि तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो देखिए यह जो है त्रिकुलर, यह तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है, ठीक है, जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है, और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तिरुवल्लुवर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए विश्व के अति संवेदनशील देशों में जलवायु लचीलता के लिए पहल एंटीसिपेट, एब्जॉर्ब और रीसेप किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह CHSL का 10+2 लेवल का इंटर लेवल के एग्जाम हो या CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, सचिवालय सहायक का, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा, उसको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री का एक अलग मास्टर वीडियो भी कराया हुआ है जिसमें 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी पॉलिटी का भी मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है। साइंस का भी 150 मैंने अलग से एक मास्टर वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो शुरू किया गया है यह किस संस्था के द्वारा जो है शुरू किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। तो ये राइट आंसर आपका डेक्कन हो जाएगा। तराई पहाड़िया पर्वत तो नेपाल में है ही, तराई का नाम तो आप अक्सर सुनते हैं, डेक्कन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेक्कन जो है यह मध्य भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से पद का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला का अधिकार किसके पास है। तो यह फैसला का अधिकार जो है यह सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो शिशु के शरीर में जो है लगभग 300 से 350 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। तो मैंने बताया था 300 से 350, तो यहाँ पर निकटतम अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 354 इसमें से निकटतम है, लेकिन आपको याद रखना है 300 से 350, और वयस्क में 206। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। तो कल्पना चावला गई थी कोलंबिया यान से, ठीक है। कोलंबिया हो जाएगा राइट आंसर इसका, कोलंबिया, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कि कल्पना चावला की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। कौन था? इस्लाम शाह था। यह आपका इस्लाम शाह हो जाएगा। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, बताइए। अजमेर में पहली बार मिला था थॉमस रो से। अजमेर हो जाएगा, ठीक है, अजमेर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और एक हॉकिंस आया था जिसको कि जहांगीर के समय में आया था, उसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था जहांगीर के समय में। और जो अकबर का शासनकाल था इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम जो था ये क्या था? रामदास था। क्या था? रामदास था। इनको समर्थ रामदास कहा जाता था। तो ये रामदास हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, बताइए। तो इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में संबंधित है। तो यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है यह? तो यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो यह लोकलेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोकलेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शन होते हैं। तो लोकलेखा समिति, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और इसमें केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। चलिए, और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में है और यह झींगा मछली के पालन के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उस यौगिक को चिन्हित करें जिसमें आयनी, सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध हैं। कौन सा इसमें बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड है यह। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, बताइए। तो देखिए, अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन योग यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास जो होता है वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉनों का लाभ अपचयन या अवकरण कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम को जलाने पर यह तेज सफ़ेद प्रकाश युक्त ज्वाला उत्पन्न करता है और वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके राख बनाता है। ठीक है, राख में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह जो है राख भस्म जो होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें देखिए कहाँ पर दिया गया है, भस्म दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखिएगा। चलिए दामोदर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 499 सेकंड यानी कि लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट यहाँ पर है, ये 8 घंटा है, ये नहीं होगा, 8 मिनट 20 सेकंड होगा। अदिश राशि कौन सी है इसमें से, इसमें से अदिश राशि जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए बल, आघूर्ण और संवेग, ये जो है क्या है, बल, आघूर्ण और संवेग, ये क्या है बताइए पहले। इसमें से पूछा गया है कि अदिश राशि कौन सी है। तो देखिए इसमें से अदिश राशि जो है ये आपका ऊर्जा हो जाएगा। संवेग और बल, आघूर्ण ये सदिश राशि है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर 1/6 होगा, तो यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है कब, तो फ्रेंड्स यह निर्वात में। कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है। निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगने के कारण भार अधिकतम होता है। उसके बाद देखिए, पेचिश रोग जो होता है इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए तो ये एंट अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फफूंदी रोग घटित होता है और पेचिश जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखेंगे। तो देखिए दाद, खाज, खुजली ये सभी जो होता है आपका फफूंद कवक से होता है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं।
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? देखिए पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर भोजन बनाते हैं, परंतु रात में ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का गौण उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर कि रेडियोधर्मिता की खोज तो हेनरी बैकुरल ने किया था। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है इसमें से कौन सा है? हीलियम इसमें से हो जाएगा। हीलियम जो है इसमें आयनन ऊर्जा इसमें सबसे अधिक होती है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में किस रंग का हो जाएगा? नीला लिटमस पेपर। तो देखिए नीला लिटमस पेपर जो है यह आपका हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर जो है यह लाल रंग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये अरक्तता होता है। ठीक है, अरक्तता होता है विटामिन B6। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 इसके अंतर्गत विटामिन आते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12। ठीक है, B12 जिसको कि साइनोकोबालामिन B12 को कहा जाता है। तो यह आपका 8 हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो यह हिपैरिन है। हिपैरिन है, याद रखिएगा। चलिए हिपैरिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इस्कीमिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इस्कीमिया दिया गया है। सबसे छोटा ज्ञात जो है प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ये माइकोप्लाज्म है। कौन सा है? माइकोप्लाज्म है, याद रखेंगे। माइकोप्लाज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो देखिए वायरस जो होते हैं ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए के दोनों के बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए टिटनेस का कारण क्या है? टिटनेस का कारण क्या है? तो टिटनेस जो होता है फ्रेंड्स यह जीवाणु से होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, यह क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से होता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था। चाणक्य जो थे यहीं से संबंधित थे, तक्षशिला, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त किया था। और चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, जो स्वयं को सिकंदर शानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहता था। चलिए, और सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी तथा यह यामीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि धारण किया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यह संसद जो है, संसद द्वारा विधि बना करके लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो यह रीट जो है यह कौन सी रीट है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए यह जो रीट है यह रीट है परमादेश। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परमादेश की मांग ऐसे किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करता हो। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो यह आपका राज्यपाल हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस बल को कहा जाता है प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल। यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल होगा, यानी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु क्या होगी?
तो वस्तु सतत वेग में चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई भी बल प्रभावकारी नहीं है, समान रूप से सतत वेग से चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिएगा कि नक्शे का क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लैनीमीटर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लैनीमीटर। ठीक है, इसके द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापा जाता है। चलिए, और जबकि यहाँ पर देखिएगा ओपिसोमीटर जो है, इसके द्वारा लंबाई मापी जाती है मानचित्र पर। निम्नलिखित में से जिसकी सीमा चीन से लगती है? चीन से सीमा जो है किस देश के लगती है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें से वियतनाम की सीमा जो है चाइना से लगती है। ठीक है, वियतनाम की सीमा चाइना से लगती है। भारत की भी सीमा लगती है। फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे